हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की गहराई में जाने से पहले फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है दैट इज लाइक एविडेंस फॉर our theory which we have learned from photoelectric effect and black body radiation. For example, अभी हम एक ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे स्क्वायर ढूंढना है 11 का, तो 11 का स्क्वायर सभी को पता है फ्रेंड्स कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो मैं इधर आपको अभी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। whenever you will find a square of a number containing only ones, अगर किसी नंबर में सिर्फ वन ही है, उसका अगर आप स्क्वायर ढूंढ रहे हो, जैसे कि 11 है, 111 है, तो क्या करना है आपको, उसमें कितने वन है वो देखना है। 11 में कितने वन है फ्रेंड्स, ये वन और ये टू, इसमें टू वंस है, तो क्या करना है, 121। दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 11। अभी देखो फ्रेंड्स, इसमें कितने वन है, 3 वन है, तो 1 2 3 तक फॉरवर्ड जाओ, फिर बैकवर्ड जाओ, 2 1, दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ 111। तो अभी इसको मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताई है कि अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक ही है, जिसमें सिर्फ वंस है, तो उसका स्क्वायर इस तरह से आता है। तो इसको हमें और कुछ एविडेंस देना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से एविडेंस दूंगा। अभी आप एग्जांपल ले लो जिसमें 4 एक है, तो आप देख लो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 2 3 4 3 2 1। इसमें कितने वन है, 5 वन है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसके लिए एविडेंस। यानी एविडेंस यानी हम उसे क्या कहते हैं, ठोक ताड़ा, कि इसको अगर हमने बता दिया तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताई है, इससे ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताई है ये क्या हो रही है, प्रूव हो रही है, एविडेंस है इसका, ये ठोक ताड़ा है, ये कंफर्म हो रही है। ये क्या हो रही है, कंफर्म हो रही है। तो अभी फ्रेंड्स, हमने क्या देखा अभी तक कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वो क्वांटाइज्ड है, यानी एनर्जी का एक्सचेंज जो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है, पैकेट्स में है। यह हमने सीखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो इसको एविडेंस क्या है, यानी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका एविडेंस ठोकताड़ा, तो ये होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो फ्रेंड्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड हम बार बार बोलते हैं, यानी उसका मतलब क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज जो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं वो पैकेट्स में कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मान लो कोई भी एनर्जी आ गई, तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके नहीं उड़ रहे। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वो एक्साइट होगा, एक्साइट होगा तो वो जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, मान लो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो इधर से जंप करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कोई भी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, नहीं। नील बोहर साहब ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अगले ऑर्बिट में जब उसे जंप करना है तो उसे एक पर्टिकुलर एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर एनर्जी, सो दैट कि वो जब अगली कक्षा में जाएगा, अगले ऑर्बिट में जाएगा, तो उधर उसका एंगुलर मोमेंटम रहना चाहिए NH/2π, यानी h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में रहना चाहिए। तो ये एनर्जी इतनी एब्सॉर्ब करेगा तो ही वो अगली कक्षा में, यानी अगली कक्षा की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। यानी न्यूक्लियस के अराउंड ये जो ऑर्बिट्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये ऑर्बिट्स क्या है, ये शेल्स क्या है, एनर्जी लेवल्स है। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है। इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, जिसको नील बोर साहब ने नाम दिया था KLMN।
तो ये जो एनर्जी इन शेल्स की है ये फिक्स्ड है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इस शेल की एनर्जी के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो वो अगली शेल की जितनी एनर्जी है, मान लो इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड शेल में है, तो उसको थर्ड शेल में अगर जाना है, तो थर्ड शेल की एनर्जी अगर 3h/2 पाई है और इधर 2h/2 पाई यानी सिर्फ h/पाई है, तो इतनी ये ऑर्बिट से ये ऑर्बिट में एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी वो एब्सॉर्ब करने वाला है, ना उससे कम करेगा ना उससे ज्यादा करेगा। यानी इसके एनर्जी के एक्सचेंज के ऊपर क्या आ गया फ्रेंड्स, रेस्ट्रिक्शन आ गया। जैसे कि मान लो अभी ये क्लासरूम है, आपकी एग्जाम है, लेकिन आप बहुत शरारती है तो कॉपी करते हो आप। तो मान लो इस बेंच पे सारंग बैठा है, तो पल्लव जो है इस बेंच पे नहीं बैठेगा। पल्लव जो है वो इस बेंच पे नहीं बैठेगा। पल्लव इस बेंच पे बैठेगा, एक टेबल छोड़ के। पल्लव के पीछे इधर सनद नहीं बैठ सकता, इधर सनद नहीं बैठ सकता। सनद को एक बेंच छोड़ के इधर बैठना पड़ेगा। इस तरह से ये जो अलाउड ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन के अराउंड भी, ये एक ऑर्बिट्स मान लो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमने की परमिशन दी गई है। ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने की परमिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी इधर डॉटेड लाइन से जो सर्कल दिखाया है मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने की परमिशन नहीं है। तो ये जो परमिशन वाले ऑर्बिट्स है उसमें उन्होंने क्या पाया, उनकी एनर्जी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। जिस ऑर्बिट में घूमने की परमिशन दी गई है उसमें उनकी एनर्जी कितनी पाई गई है, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के जितनी। आई होप एनर्जी का क्वांटाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ गया है। तो नील बोहर सर ने ये जो कंडीशन, ये जो उनकी बोहर मॉडल प्रपोज की थी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो यहां तक नील बोहर साहब को पहुंचने में किन थियरीज ने मदद की थी, किन पॉस्टुलेट्स ने, किस रिसर्च ने उनको गाइड किया था, तो वो तो सबसे पहले था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या कहती है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन पैकेट्स, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है आगे जाके, एनर्जी ही पैकेट्स में है। ये दोनों में का डिफरेंस समझिए फ्रेंड्स। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि एक्सचेंज जो हो रहा है लाइट में और सरफेस के ऊपर जो ऑसिलेटर्स है ब्लैक बॉडी में, उसमें जो लाइट का एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, दैट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन पैकेट्स। उसका ये कहना नहीं था कि एनर्जी ही पैकेट्स में आ रही है, एनर्जी कंटिन्यूअस आ रही है, बट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन पैकेट्स। दैट्स व्हाट मैक्स प्लैंक हैड सेड। लेकिन सर आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि एनर्जी ही पैकेट्स में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही पैकेट्स में आ रहे हैं। दैट्स व्हाई एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन क्वांटाइज्ड मैनर। तो इससे इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। तो इसको एविडेंस बताओ। जैसे कि हमने देखा था कि 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर के लिए हमने थेरीज प्रपोज की, तो और एविडेंस बताने के लिए कहा गया, तो हमने 4 बार 1 5 बार 1 का एविडेंस दे दिया। तो नील बोहर साहब की ये जो संकल्पना थी कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इसको और दृढ़ करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए, इसमें और कॉन्फिडेंस लाने के लिए उनको और एक रिसर्च का ऑब्जर्वेशन मिला, वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वो क्या था फ्रेंड्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वो क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि एविडेंस दे रहा था। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, जैसे फ्रेंड्स हर किसी के, मेरे आई होप मेरा हैंड सबको दिख रहा है, ये जो हाथों की लकीरें होती है हर किसी की यूनिक होती है। एक
एक व्यक्ति की हाथ की लकीरें दूसरे के समान नहीं होती है। उसी तरह अपने फिंगरप्रिंट्स भी जो होते हैं ना फ्रेंड्स, मैं इधर दिखाऊंगा आपको कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एनालॉगस टू दिस। अगर किसी की मान लो फिंगरप्रिंट है, वो यूनिक रहेगी, किसी और के साथ मैच नहीं होगी। उसी तरह से ये जो एब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो होता है एब्सॉर्प्शन और एक होता है एमिशन। ये यूनिक होता है हर एटम के लिए, एक एटम का दूसरे एटम के साथ ये मेल नहीं खाएगा, ये यूनिक होता है। तो फ्रेंड्स यहां तक पहुंचने के लिए नील बोहर साहब को जिन 3 थियरीज ने मदद दिया, जैसे कि एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप कोई चीज को बिठा सकते हो, तो नील बोहर की थ्योरी किस ट्राइपॉड पे बैठी है, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इन 3 ट्राइपॉड के ऊपर नील बोहर साहब की थियरी जो है वो रेस्ट कर रही है। मान लो ये बोहर एटॉमिक मॉडल है, तो ये इस ट्राइपॉड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। एक तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और तीसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो चलो चलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की गहराई में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने से पहले लाइट की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझिए फ्रेंड्स, की लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड्स, लाइट और एनी वेव, जो साउंड वेव भी जो होती है वो उसका पाथ चेंज करती है। लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, वो कितने एंगल से बेंड होगी, दैट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी बेंडिंग कम होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। लाइट विथ लोअर वेवलेंथ बेंड्स मोर। तो अगर आप विजिबल स्पेक्ट्रम देखोगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है फ्रेंड्स, रेड लाइट की। तो रेड लाइट जो है सबसे कम बेंड होनी चाहिए। जब रेड लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसकी बेंडिंग हम अगर कंपेयर करेंगे ब्लू लाइट से तो कम होनी चाहिए, और होती भी है। तो चलो देखते हैं व्हाइट लाइट का एक एग्जांपल। जब हम व्हाइट लाइट को निकोल प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें ये 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। 7 डिफरेंट कलर्स, इसी को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो होती है ना फ्रेंड, ये 7 कलर से बनी होती है। व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, यानी ऑल कलर्स। वे बिग्योर जिसे बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसे हम जब ग्लास में से, निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो क्या हो रहा है, एयर में से वो ग्लास में जा रही है, तो उसका मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसके जो कंपोनेंट्स है व्हाइट लाइट के, वो क्या करेंगे, बेंड होंगे। लेकिन क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से बनी है, तो 7 डिफरेंट कलर्स हैव 7 डिफरेंट वेवलेंथ। उन सब की वेवलेंथ एक जैसी है क्या, नहीं है। वेवलेंथ जो है अलग है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक उनके वेवलेंथ है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम बेंड होने वाली है। तो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो व्हाइट लाइट का कंपोनेंट जो रेड लाइट है वो कम बेंड होगा, ऑरेंज उससे ज्यादा। इस तरह से ये बेंडिंग जो है वो इंक्रीज होते जाएगी, जिसमें वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा बेंड होगा। जिसमें वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से व्हाइट लाइट जो है वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है। और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स है, हम किधर इसको ऑब्टेन करते हैं, एक फिल्म के ऊपर या डिटेक्टर के ऊपर।
तो ये जो 7 बैंड मिल रहे हैं हमें कलर के, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसका प्लूरल है स्पेक्ट्रा। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, इसको क्या किया साइंटिस्ट ने? एटम्स के लिए ऑब्जर्व किया। जब ये व्हाइट लाइट को किसी गैस में से पास किया तो उन्हें क्या मिला, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरह का है। एक तो होता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एंड द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसा कि मैंने कहा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइक फिंगर प्रिंट, और आपके हाथ की लकीरें जैसी है ना, वैसे यूनिक होती है हर एटम के लिए, बिकॉज एवरी एटम हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। एक एटम दूसरे जैसा नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ अलग है, इसलिए हर एटम अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रा देता है। तो ये स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है? जैसे फ्रेंड्स मान लो, ये तो हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल है। ये इस बल्ब से व्हाइट लाइट आ रही है, हमने इसे प्रिज्म से पास किया तो इसके 7 कलर्स मिल गए। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कलर जो है वो मिल रहे हैं और कोई भी बीच में गैप नहीं है। जैसे अभी आप देखोगे, रेड जो है ये येलो से डिफरेंशिएट हो रही है क्या? नहीं, जैसे ये मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, एक दूसरे में ये बैंड्स जो है ना, ये मर्ज हो रहे हैं। दीज एडजेसेंट बैंड्स आर मर्जिंग इन ईच अदर। कोई भी डिस्टिंग्विशिंग लाइन इनमें नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी देखो फ्रेंड्स, मान लो कि इसी रेडिएशंस को, इन्हीं रेडिएशंस को हम कुछ अलग तरह से निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे। मान लो एक कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस ले लो, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इस गैस को हमने हीट किया यानी हमने इसको एनर्जी दी यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ। यानी बोर साहब ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो आगे की शेल में जंप करेगा और वो उतनी ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा जितनी उसको इधर से इधर जाने के लिए लगने वाली है। ऐसे ही कोई भी रैंडम एनर्जी लेके ये इन बिटवीन वाले ऑर्बिट में नहीं आने वाला है। ये तो बाद में बोर साहब ने कहा, हमें ये पहले से ही पता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इधर अभी जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तब इन्हें पता नहीं था कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में जाने वाला है। तो अभी इधर देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर शेल में जंप कर दिया। तो ये जब जंप कर रहा है तो ये एक्साइट हुआ है। एक्साइटेड स्टेट में किसी को रहना अच्छा लगता है क्या? हायर एनर्जी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सभी को लीस्ट एनर्जी लेवल में रहना अच्छा लगता है। आपको भी मैं 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर 10th फ्लोर के चोटी पे जाके खड़ा कर दूं, एकदम कॉर्नर पे लाके, तो आपके मन में आनंद होगा या डर पैदा होगा? डर पैदा होगा। एक्साइटेड स्टेट, मैं हर बार यही कहता हूँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे नेचर में है वही हमारे बॉडी में है। जैसे ये 5 तत्व है, अग्नि जल वायु, जैसा नेचर में है वैसा ही हमारे बॉडी में भी है। तो नेचर में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट अच्छी नहीं लगती, हमें भी अच्छी नहीं लगती। तो ये क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट में आने का प्रयास करेगा और उसके लिए वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये जो हॉट बॉडी है, इसको इसके अगर रेडिएशंस, इमिटेड रेडिएशंस को हम इस निकोल प्रिज्म से जब पास करते हैं और उसका स्पेक्ट्रा देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे लाइंस दिखेंगे आपको। और ये इमिशन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जब गैस एमिट कर रही है रेडिएशंस को, उस समय इसे रिकॉर्ड किया गया है। जब ये गैस रेडिएशंस को इमिट कर रही है तब इस स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा। तो फ्रेंड्स, इसी गैस का जब हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे, यानी ठंडी गैस जो एक्साइटेड नहीं है, गर्म नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, जब इसमें से हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे तब हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था।
तब ये आइडियली जब हमें मान लो कि कोई भी चीज पता नहीं है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक, नथिंग, वी वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो हमें क्या मिलना चाहिए था? हमने तो बस इसमें एक गैस का बॉटल रख दिया है बीच में, गैस में से हमने व्हाइट लाइट को पास किया है, तो आइडियली इसके जैसा ही स्पेक्ट्रम इधर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिला। इन्हें जो मिला एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह से मिला कि बीच बीच में इन्हें कुछ डार्क लाइंस मिली, जैसे इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये जो डार्क लाइंस मिली ना फ्रेंड्स, यानी इधर ये कलर अपीयर नहीं हो रहा है। और जब इन्होंने एमिशन, सेम गैस के एमिशन स्पेक्ट्रा को जब ऑब्जर्व किया, तो उन्हें एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के नेगेटिव की जैसा फिल्म मिला। नेगेटिव में क्या होता है? पूरा उल्टा होता है, यानी इधर जो कलर्ड बैंड दिख रहा है वो इमिशन स्पेक्ट्रा में डार्क है, और इधर जो डार्क है इधर वो कलर्ड है, इधर जो डार्क है इधर वो कलर्ड है, इधर जो डार्क है इधर वो कलर्ड है, इधर जो कलर्ड है, सॉरी, इधर जो डार्क है इधर वो कलर्ड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी आती है थियरी, अभी देखते हैं हम थियरी। इन तीन रिजल्ट्स के आधार पर नील बोर साहब ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है अगली एक्साइटेड स्टेट में, तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, और वो फिक्स्ड एनर्जी ही एमिट कर रहा है जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट किसी को अच्छी लगती नहीं है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो जो फिक्स्ड एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है उतनी ही वो एमिट कर रहा है। और जब ये गैस ठंडी है, तो ठंडी गैस में जब वो इलेक्ट्रॉन आगे की शेल में जा रहा है, तो वो भी इधर भी डेल्टा ई इतनी ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना। तो जितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब कर दी है इस लाइट में से, वो लाइट इधर दिखने वाली नहीं है, वो लाइट इधर दिखने वाली नहीं है। दैट्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। और इस कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स रिसर्च वर्ल्ड में इतना इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर एटम का स्पेक्ट्रा जो है वो अलग अलग है। तो जब कोई नया मॉलिक्यूल, जब कोई नया एटम का इन्वेंशन होता है, तो उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी फाउंडेशन एटॉमिक मॉडल के, सर बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी ये फाउंडेशन थी, जिसके आधार पर उनका मॉडल खड़ा था। तो चलो ब्रीफ में देख लेते हैं कि बोहर साहब ने जो उनके मॉडल को प्रपोज किया था उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। तो सबसे पहला फ्रेंड्स कि एटम हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि सर रुदरफोर्ड ने भी कहा था, यही सर बोहर का भी कहना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आगे जाके सर रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन किधर भी रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड ये कोई भी कक्षा ले लो, ये कोई भी ऑर्बिट ले लो, इसमें वो रिवॉल्व कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि उसकी एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2 रहना चाहिए। उसके मन को भाया उतनी एनर्जी वो ले लेगा रैंडमली और एक्साइट होके उधर घूमेगा, ऐसा सर रुदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन नील बोहर ने इन तीन थियरीज के आधार पर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व only in fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity। उनकी एनर्जी जो है जब वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो चेंज होने वाली नहीं है। ध्यान दो फ्रेंड्स, 100% कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो इस बात के ऊपर, जो कि सर रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। रुदरफोर्ड ने इस रैंडम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन को जो प्रपोज किया था, तो वो मैक्सवेल के साथ मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि एक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो एनर्जी को रिलीज करती है, और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसा स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस में जाके भिड़ जाना चाहिए था, और उसको एटम को वो अनस्टेबल बना देगा, और दैट विल बी लाइक थॉमसन्स मॉडल। तो ऐसा नहीं होता था। तो इस ड्रॉबैक को नील बोहर साहब ने दूर किया। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कभी भी एक्सचेंज नहीं करता उनके जब मन को लगता है।
तो वो जब एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूम रहा है, इस शेल की, इस ऑर्बिट की एनर्जी उन्होंने फिक्स कर दी। जब इस एनर्जी के साथ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच होगी तो वो उसमें घूमता रहेगा, और घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कोई, तो वो मिलता है न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। उस सेंट्रीपिटल, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो उन वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे अलाउ करता है उस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। तो इधर जो फोर्स मिल रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं शेल में, जिन शेल में घूम रहे हैं, उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, उधर वो फिक्स्ड वेलोसिटी से घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जब घूम रहा है तो उन्होंने उसका जो क्वांटाइजेशन है उसकी कंडीशन दे दी। वो कंडीशन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये रहना चाहिए NH अपॉन 2 पाई के बराबर। उसी ऑर्बिट में, उसी शेल में वो घूमेगा, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और जो एनर्जी गेन और एक्सचेंज है, जब वो सेम शेल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज होने वाली नहीं है। तो एनर्जी एक्सचेंज कब होगी? एनर्जी एक्सचेंज कब होगी? फ्रेंड्स ध्यान दो, 100% कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज और गेन कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ये जब जंप करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब जंप करेगा, तब ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। आइदरवाइज ये एनर्जी को एब्सॉर्ब और रिलीज नहीं करेगा, अपनी अपनी कक्षा में ये घूमता रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको जंप करना है तो ये फिक्स्ड एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इस शब्द की ओर ध्यान दीजिए, दैट इज द क्वांटाइजेशन। एक फिक्स्ड एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं एक साड़ी खरीदने गया जिसके ऊपर लिखा था फिक्स्ड रेट। अगर आपको ये साड़ी खरीदनी है, ये साड़ी की कीमत थी फिक्स्ड 2500, ना कम ना ज्यादा। इतना देके ही आप इसको उड़ाओ, नहीं तो इस साड़ी को आप उड़ा नहीं ले जा सकते, साड़ी को ले नहीं जा सकते। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको जंप करवाना है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो इसको ये जो फिक्स्ड एनर्जी है, पैकेट जो है एनर्जी का, उतना ही एब्सॉर्ब और रिलीज करवाना पड़ेगा, उससे कम ज्यादा में काम नहीं बनने वाला। तो ये थी नील बोहर साहब की थ्योरी, और इस थ्योरी के पीछे का सारा हिस्ट्री, जिसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने नील बोहर के थ्योरी में क्या क्या देखा, एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। नील बोहर साहब ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, दे रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच आर हैविंग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यानी एनर्जी का, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन हो रहा है। तो इसे सपोर्ट किया किन थियरीज ने? ऐसा साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या रिसर्च हुआ था कि जो कि नील बोहर साहब के मन में आया कि ऐसा क्वांटाइजेशन हो सकता है? तो वो थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके लिए मैक्सवेल बाबा और आइंस्टाइन बाबा का धन्यवाद। तो उसके आधार पर नील बोहर साहब ने अपनी थियरी प्रपोज करने के लिए मन में थियरी बना ली, लेकिन उसके लिए उन्हें चाहिए था एक एविडेंस, उसके लिए उन्हें चाहिए था एविडेंस। वो मिला एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने क्या किया? एक एविडेंस दिया, सबूत, दलील। तो इसके आधार पर उन्होंने इस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो गुना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एक्सचेंज करता है पैकेट्स में करता है, ये गुना उसका
सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया और इलेक्ट्रॉन को गिल्टी साबित किया गया। तो इन 3 दलीलों के आधार पर बोर साहब ने इसको प्रूव कर दिया। तो फ्रेंड्स, उसको प्रूव करने के लिए इस तरह से हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा, जो कि हर एटम के लिए यूनिक होता है। और जब इसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया, तो जिस जगह पे डार्क लाइंस मिल रही थी, यानी जितनी एनर्जी वो एक्सचेंज कर रहा, जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा था एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट तक आने के लिए, उतनी ही वो नॉर्मल स्टेट में एब्सॉर्ब कर रहा था। यानी ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा था, ये नेगेटिव था, पूरा नेगेटिव कॉपी। जैसे हम पुराने जमाने में, अभी तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि सीधा हम प्रिंट ले रहे हैं, तो पहले के जमाने में वो एक फिल्म रहती थी, उसके ऊपर उसकी नेगेटिव आती थी। तो ये एक नेगेटिव की तरह है, इधर जो दिख रहा है एब्सॉर्प्शन में वो नहीं दिख रहा है। तो इस एविडेंस के साथ नील बोहर साहब की धारणा अपने मॉडल के बारे में की क्या हो गई, पक्की हो गई, और उसको स्टैंप लगा दिया गया कि दिस इज प्रूव्ड। तो नील बोर साहब ने अपनी थ्योरी प्रपोज कर दी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, जिसकी एनर्जी लेवल फिक्स्ड होती है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था KLMN शेल्स, तो उसमें घूमते हैं, और उसके घूमने के लिए जो फोर्स लगता है, वो फोर्स मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिलता किधर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो रुदरफोर्ड की जो थियरी फेल हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कब रिलीज करेंगे, कब गेन करेंगे, उसको भी उन्होंने सॉल्व कर दिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सचेंज होती है पैकेट्स में, और एनर्जी लेवल्स की फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से, उस ऑर्बिट के हिसाब से एनर्जी गेन और लूज करते हैं पैकेट्स में, एंड जंप करते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो ये थी डिटेल्ड थियरी बिहाइंड नील बोहर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स।